नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के अंक में मैं बात करूंगा एक फ़िल्म की। अक्सर मैं फ़िल्मों की बात नहीं करता हूं, बड़ा रेयरली कभी एक दो तीन बार किया होगा, लेकिन ये ऐसी फ़िल्म है, मेरा मानना है कि इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और आपसे ज़्यादा आपको अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म दिमाग और दिल दोनों में उतरती है। ये शिक्षा भी देती है, जानकारी भी देती है और इसके अलावा ये फिल्म संस्कार भी देती है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। ये फिल्म है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक। लेखक और पत्रकार शांतनु गुप्ता की किताब है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। इस पर आधारित है ये किताब, और ये किताब योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन वृत्त को बताती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये किसी भी फीचर फिल्म का मुकाबला कर सकती है। इस पूरी फिल्म में कहीं भी एक भी आपको समय ऐसा नहीं लगेगा ये फिल्म यहाँ कमज़ोर पड़ रही है या यहाँ उबाऊ हो रही है या ये प्रसंग इसमें जबरन भरा गया है। ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। पूरे समय तक फिल्म आपको बांध कर रखती है, सीट से हिलने नहीं देती है। इसमें उनके बचपन से लेकर और उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2017 का चुनाव नतीजा आने तक की कहानी है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज का, उनके कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं है, तो बहुत से लोगों को इससे शायद राहत भी मिली होगी। योगी आदित्यनाथ का बचपन कैसा था और वो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आए, उनका अपने गुरु महंत अवैधनाथ से मिलन कैसे हुआ, कैसे उनके पास पहुँचे और कैसे नाथ संप्रदाय के अनुयायी बने, सदस्य बने और फिर गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने। अब आप देखिए, मेरा मानना है कि इसमें जो भी पात्र हैं, आप किसी पात्र की भूमिका, उसके अभिनय को कमज़ोर नहीं कह सकते। चाहे महंत अवैधनाथ की भूमिका में परेश रावल हों और चाहे योगी जी की भूमिका में अनंत जोशी हों, पत्रकार की भूमिका में निरहुआ हों या योगी जी की मां की भूमिका में गरिमा सिंह हो। और भी पात्र हैं, सभी ने अच्छा अभिनय किया है। तो योगी जी के व्यक्तित्व के जो वास्तविक पहलू हैं, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि उनका महिमा मंडन किया गया है या अतिशयोक्ति में कुछ दिखाया गया है। बचपन से समाज को बदलने की जो उत्कंठा थी, एक दूसरा अन्याय से कोई समझौता न करने का उनके मन में जो निष्ठा थी, वो इस फिल्म में उनके व्यक्तित्व का वो पहलू खूब उभर कर आता। छात्र जीवन से ही जिस तरह से वो अन्याय से लड़ने के लिए तैयार रहे, छात्र जीवन में ही जिस तरह से महंत अवैधनाथ से उनका वाद संवाद होता है, वाद विवाद बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि हैजा फैला हुआ था और महंत अवैधनाथ जाते हैं छात्रों के बीच में, कहते हैं ये आपका सामाजिक दायित्व है, आपको इसमें मदद करना चाहिए। जो लोग इस समाज सेवा में शामिल होना चाहते हैं हाथ उठाएं। लगभग सभी छात्र हाथ उठा देते हैं। फिर वो कहते हैं जो नहीं शामिल होना चाहते वो हाथ उठाएं। योगी आदित्यनाथ हाथ उठाते हैं और उसके बाद वो संवाद जो होता है, मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा, फिल्म में देखिएगा, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जो दिमाग और दिल दोनों में उतरती है और ये एक बार देखकर आप संतुष्ट नहीं होंगे, बार बार देखना चाहेंगे। इसमें योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का आज भी जो पहलू मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिखता है, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, इसके अलावा माफिया के प्रति उनके मन में जो माफिया को ख़त्म करने की उनकी जो नीति है, आज मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देती है, वो उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले से दिखाई दे रही थी। और सबसे प्रभावशाली रोचक प्रसंग है जब उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में जो माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ था, हालांकि फिल्म की शुरुआत जो है मऊ से होती है, मऊ के दंगों से है, तो उनका पहला सामना उत्तर प्रदेश में जब गोरखपुर आ रहे हैं तो मुख्तार अंसारी के माफिया राज से ही होता है। और डुमरियागंज में उनकी सभा होनी है। उनका एक फिल्म में एक डायलॉग है कि अब रावण की नाभि भेदने का समय आ गया है।
तो डुमरियागंज जो गढ़ है मुख्तार अंसारी का, वहाँ सभा करेंगे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, हालांकि ये फिल्म में बताया नहीं गया है, बड़ा स्पष्ट है। पूरी सरकार, पूरी पुलिस लग जाती है कि ये सभा नहीं होगी, घोषणा होती है कि सभा नहीं होगी। किस तरह से व्यूह रचना करते हैं योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी, कैसे लोग पहुंचते हैं, किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब वास्तविक जो उनके जीवन में घटा है वो दिखाया गया है। और फिर जब वहाँ के पुलिस अधीक्षक घोषणा करते हैं कि सब अपने अपने घर जाओ, बाबा नहीं आएंगे, तब योगी आदित्यनाथ मंच पर आते हैं और कहते हैं बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। और फिर जोरदार तालियों से जो माहौल बनता है, समा बनता है। उसके बाद जो है उनके काफिले पर हमला होता है। मुख्तार अंसारी उनकी हत्या करवाने की कोशिश करता है। आखिरी समय पर उनके सहायक उनकी गाड़ी बदल देते हैं। उनका जो सबसे विश्वस्त है वो उस गाड़ी में जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। खबर आती है मुख्तार अंसारी के पास और वो बोलता है किसी से, बच गया। लेकिन आप देखिए, भाग्य का लिखा हुआ मुख्तार अंसारी नहीं बच पाया। और गुरु शिष्य संवाद जो होता है, महंत अवैधनाथ कहते हैं कि अब तुम मेरी एक और जिम्मेदारी संभालो, मठ को तो संभाल लिया है, राजनीति की भी जिम्मेदारी संभालो, तो मैं पूरी तरह से राम के काम में लगूं। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। योगी जी कहते हैं मुझे राजनीति में मत भेजिए। पहली मुलाकात में पूछते हैं क्या चाहिए महंत अवैधनाथ उनसे, तो वो कहते हैं उद्देश्य, और उनका उद्देश्य समाज सेवा है। फिर अपने गुरु से कहते हैं राजनीति नहीं, मेरा उद्देश्य समाज सेवा है। तो महंत अवैधनाथ कहते हैं कि राजनीति भी समाज सेवा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये राजनीति की गंदगी में मैं नहीं जाना चाहता। तो कहते हैं कि अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तो इसको साफ कौन करेगा। तो ये एक लोक शिक्षण की दृष्टि से भी देखने लायक फिल्म है। बच्चों को संस्कारित करने, संस्कार जगाने की दृष्टि से भी है। गुरु शिष्य के संबंध की मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुनकर महंत अवैधनाथ ने 3 काम किए, 3 लोगों को बचा लिया। एक, गोरक्ष पीठ को बचा लिया, वो आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बचा लिया, और वो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का काम देखकर आप समझ ही गए होंगे। और तीसरा, उन्होंने हिंदू धर्म को एक नया ध्वजवाहक दे दिया, सनातन संस्कृति को एक नया नेतृत्व दे दिया। माफिया के खिलाफ, और उसके अलावा गोरखपुर में आज तो शायद बहुत से लोगों को याद ही नहीं रह गया होगा कि जापानी बुखार के नाम से एन्सेफेलाइटिस किस तरह से बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर रहा था, महामारी का रूप ले चुका था। उसके खिलाफ किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं वो, जब कुछ नहीं थे सांसद बनते हैं तब, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 साल हो गए। पहले साल अगस्त में जो है इसकी खबर आई थी, 7 साल से कोई खबर नहीं छपी है एन्सेफेलाइटिस की उत्तर प्रदेश में। ये योगदान है योगी आदित्यनाथ का, बहुत से योगदान है। लेकिन इस फिल्म की बात कर रहा था मैं, तो अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की जो गहराई है, उसका जो अनुशासन है, समाज को बदलने की जो उत्कंठा है, और वैचारिक और प्रशासनिक दृढ़ता, इन सब को बहुत अच्छी तरह से उकेरा है। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र जो है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी हैं। पूरी फिल्म की जो कहानी है उसमें एक सहज प्रवाह है, कहीं रुकती नहीं, अटकती नहीं, भटकती नहीं, क्योंकि ये योगी जी के जीवन के जो वास्तविक उनके जीवन की घटनाएं हैं उन पर आधारित है। इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है, इसमें कोई कुछ बढ़ा चढ़ाकर या जो कुछ नहीं हुआ वो दिखाने की कोशिश नहीं हुई है, बल्कि मेरा मानना है कि जो है उसको कम ही दिखाने की कोशिश हुई। इस फिल्म में निरहुआ जो पूर्व सांसद हैं और भोजपुरी गायक हैं और कलाकार हैं, उन्होंने पत्रकार की भूमिका निभाई है, और उनका जो पात्र गढ़ा गया है वो एक संदेश देता है।
कि मीडिया, पत्रकारिता किस तरह से समाज को बदलने में सकारात्मक और सहयोगात्मक भूमिका निभा सकते। लेकिन पूरी फिल्म का एक दृश्य, उसकी बात किए बिना ये फिल्म की चर्चा पूरी नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ अचानक बिना किसी को बताए गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं और गोरखपुर पहुंचते हैं। मठ में 24 घंटे बैठे रहते हैं कि मुझे महंत अवैधनाथ से मिलना है। आखिर में उनका सहायक बताता है कि ये लड़का 24 घंटे से बैठा है आपसे मिलने के लिए, कुछ खा पी नहीं रहा है। तो मिलते हैं। उसके बाद वो कुछ समय बाद जो है समय आता है उनका उत्तराधिकारी चुनने का। वो योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी चुनते हैं, उनका नाम बदलते हैं, कहते हैं आज से तुम्हारा नाम योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ छोटे बाबा या छोटे महाराज बन जाते हैं। जिस तरह से वो जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं हल करते हैं। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वही कर रहे हैं। और एक जगह फिल्म में डायलॉग है कि सरकार कोई भी हो, पर्ची तो बाबा की ही चलती है। तो अब सरकार में पर्ची नहीं, मर्जी बाबा की चलती है। इसलिए बहुत से लोगों को परेशानी है। जो सत्तारूढ़ दल में हैं वो भी, और जो विरोधी हैं उनको तो है ही। सबसे ज़्यादा परेशानी जो असामाजिक तत्व हैं, जो माफिया से जुड़े हुए या माफिया थे। माफिया को तो अपनी घोषणा के मुताबिक उन्होंने मिट्टी में मिला ही दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत समय तक कोई माफिया सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। चुनाव होता है, चुनाव का नतीजा आता है, वो अपना सूटकेस तैयार कर रहे होते हैं। उनका सहायक कहता है क्या कर रहे हैं आप? चुनाव का नतीजा आया है, मुख्यमंत्री चुने जाने का समय है। तो कहते हैं नहीं, मुझे ब्राज़ील जाना है कॉन्फ्रेंस में। तो फिर याद दिलाता है तो वो कहते हैं अब ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है, मेरा जो काम था मैंने किया, अब आगे कोई और योगी आएगा वो करेगा। तो सत्ता से विरक्ति, सत्ता उनके लिए साधन कभी नहीं रही, साध्य रही। ये उन्होंने अपने जीवन में उतार कर दिखाया। केवल कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं जिस दृश्य की बात कर रहा था, 2 साल बाद उनके परिवार के लोगों को पता चलता है कि वो कहाँ हैं, गोरखपुर में हैं। उनके माता पिता आते हैं। योगी जी की माँ बहुत गुस्से में है, क्रोध में, गुस्से में पूछती हैं कहाँ हैं अवैधनाथ, और जाकर कहती हैं कि मेरे बेटे को क्या बना दिया। ये उसकी उम्र जो है शादी ब्याह की, परिवार की थी, आपने उसको भगवा वस्त्र पहना दिया। और फिर एक तरह से श्राप देती है कि तुमको तो मेरे राम जी देखेंगे। अभी तक महंत अवैधनाथ चुपचाप बैठे हैं। अब खड़े होते हैं, बोलते हैं माता जी आप जिस भगवान राम की बात कर रही हैं, अगर उन्होंने अपने पिता की बात न मानी होती तो वो राजा हो जाते, लेकिन वो भगवान नहीं बन पाते। योगी आदित्यनाथ की माँ योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श करती है। मुझे नहीं लगता कोई फिल्म देखने वाला ऐसा होगा जिसकी आंखें न भीग जाएं वो दृश्य देखकर। अब इस दृश्य की गहराई को समझिए। माता अपने पुत्र के चरण स्पर्श नहीं कर रही है। एक सांसारिक व्यक्तित्व एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सामने समर्पण कर रहा है। यह है अध्यात्म की ताकत। इसी अध्यात्म की ताकत ने गढ़ा है योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को, और ये फिल्म पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व को दिखाती है। वैसे तो बहुत से राजनीतिक हस्तियों की बायोपिक बनी, और उसके अलावा गैर राजनीतिक लोगों की भी बनी है। गैर राजनीतिक लोगों में सिर्फ एक महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक है उसको छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसी बायोपिक नहीं है जो इस फिल्म का मुकाबला कर सके। आप कोई भी बायोपिक देखेंगे आपको वो डॉक्यूमेंट्री लगेगी। ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है, न लगती है। इसमें हर तरह का उतार चढ़ाव है। कहानी में अलग अलग मोड़ हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ के जीवन में मोड़ है, और सारे मोड़ों के साथ जैसे नदी बहती है सहजता से, सतत प्रवाह होता है, उसी तरह से इस फिल्म की कहानी चलती है।
इसमें कहीं भी योगी आदित्यनाथ को महान बताने की कोशिश नहीं की गई है, उनको भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की गई है। उनको एक सामान्य व्यक्ति ही रहने दिया गया है जो असाधारण रूप से साधारण है। ये आसान नहीं होता। कोई असाधारण हो सकता है, कोई साधारण हो सकता है, लेकिन असाधारण रूप से साधारण जो हो वो बहुत ऊंचा व्यक्ति होता है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सम्मान के योग्य होता है। और योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की ये खूबी उनके बचपन से दिखाई देती। जब जब वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, उनका जो आक्रोश दिखता है वो स्वाभाविक दिखता है, जो आज भी दिखता है कि अन्याय बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जब भी किसी के साथ अन्याय होता है उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, तो जिन लोगों ने उनको बचपन में देखा होगा उनको वो दृश्य याद आता होगा और उनको समझ में आता होगा कि आज ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। ये फिल्म अन्याय के खिलाफ, संस्कृति की रक्षा के लिए, माफियाओं के सफाई के लिए बाबा के अड़ जाने की कहानी। इन सब चीज़ों के लिए अड़ जाने वाले बाबा के विराट व्यक्तित्व का दर्शन कराती है। मैं ये जितनी बातें कह रहा हूँ, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत सामान्य बात कही है मैंने। इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश नहीं की गई है। ये फिल्म आपको झकझोरेगी, आपको नींद से जगाएगी, आपको बताएगी कि समाज को बदलने के लिए किस तरह से सोने की तरह से तपकर कुंदन बनना पड़ता है, जो योगी आदित्यनाथ बने। उनके जीवन का जो संघर्ष था वो आसान नहीं था, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, और ये बहुत से लोगों ने कहा है कि किसी को आशीर्वाद समृद्ध होने का, सुखी होने का नहीं देना चाहिए, या इस तरह की चीज़ों का आशीर्वाद देना चाहिए, या सद्भावना आपकी जो हो, किसी के प्रति शुभेच्छा हो, तो कहना चाहिए कि भाग्यशाली बने। तो मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ भाग्यशाली थे कि उनको महंत अवैधनाथ जैसा गुरु मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन में किसी को गुरु। योगी जी को बहुत कम उम्र में गुरु मिल गया जिसने उनको सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पर ले आया। योगी आदित्यनाथ के विजन को समझिए आप। और फिल्म में एक जगह इसकी चर्चा भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो चरित्र है, अभिनेता अनंत जोशी, एक जगह महंत अवैधनाथ कहते हैं कि क्या तुम मठ के कोष में से 2% मुझे दे सकते हो? तो योगी जी कहते हैं ये सब आपका है। तो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ काम है। महंत अवैधनाथ जब ब्रह्मलीन हो जाते हैं तब योगी जी को पता चलता है कि 2% क्यों मांगा था उन्होंने। उस 2% से गांव-गांव में उन्होंने मंदिर बनवाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस गांव में मंदिर बनवाया, उस गांव में जिस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उसी जाति से उसका मुख्य पुजारी बनाया। ये अपने आप में एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। तो जिसको ऐसा गुरु मिला हो वो कभी रास्ते से भटक सकता है क्या? तो आप जो योगी आदित्यनाथ में ये सब अच्छाइयाँ देखते हैं, ये गुण देखते हैं, उसमें बहुत योगदान उनके गुरु का है, उनके गुरु के आशीर्वाद का है, उनके गुरु के मार्गदर्शन का है, उनके गुरु के दिए हुए संस्कार का है, और नाथ संप्रदाय की परंपरा का है। वो समाज को सुधारने का ही नहीं, समाज की सेवा का ही व्रत लेकर नहीं चल रहे हैं, नाथ संप्रदाय की परंपरा को जीवित रखने का व्रत लेकर भी चल रहे हैं। तो इस फिल्म को एक बार मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा। ये फिल्म ऐसी है कि कम से कम मुझे लगता है कि सिर्फ एक बार देखने से संतोष नहीं होगा। कई बार देखने पर यह फिल्म पूरी तरह से आपके मन में समाएगी। फिल्म में अक्सर होता यह है कि आपने फिल्म देखी, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितने की भी फिल्म हो, और सिनेमा हॉल से बाहर निकले सब भूल जाते हैं। ये फिल्म आपको भूलने नहीं देगी। ये आपके मन को झकझोरती रहेगी, आपको जगाती रहेगी। जब जब इसके दृश्य याद आएंगे तब तब आपके मन में परिवर्तन की इच्छा जगेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।